रहे हैं पजल। क्या होगा? देखिए, पहले आपको दिखा देते हैं, आप परेशान नहीं होइए। देखिए, एक सेकेंड, ये क्या है? ब्लड रिलेशन है ना? एक सेकंड, बुक में इजी वे में दिखेगा। सेक्शन ए, स्टेज 3। देखिए, अभी आप क्या, कौन सा चैप्टर, कौन सा कंसेप्ट सीख रहे थे? बोलिए बोलिए। ग्रुपिंग। तो हम क्यों सिखा रहे थे? ये कहाँ भाग गया? देखिए, हम उसको क्यों सिखा रहे थे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है? अब इसको हम पहले पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, उससे आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि आप जोर दिए हुए हैं कि हमको चैप्टर शुरू करना, हमको जोर देना है कि आपको कुछ भी एग्जाम में पूछे बनना चाहिए, यही ना? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। करा ए बी सी डी ई एफ और जी एक परिवार के 3 अलग अलग पीढ़ियों के 7 सदस्य हैं। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं जो प्रत्येक पहली व दूसरी पीढ़ी के हैं। पहली और दूसरी पीढ़ी के विवाहित जोड़ा है, तो 2 विवाहित जोड़ा है तो 3 पीढ़ी होगा। करा वे 3 अलग अलग पी क्यू और आर गाड़ियों में इस तरह से सफर करते हैं कि, आप बोलिए 3 गो गाड़ी में सफर करते हैं तो फिर 3 गो यहाँ पर ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ेगा ना? हाँ या ना? आप बताइए, ग्रुपिंग का रूल नहीं जानिएगा तो क्या ये ब्लड रिलेशन बन पाएगा? हाँ या ना? अब बोलिए नहीं रहे। अगर ये आप नहीं जानेंगे, ये ग्रुपिंग का रूल नहीं जानेंगे, तो क्या ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको आप बना सकेंगे? नहीं बनेगा। तो ग्रुपिंग का बीच में हम हिंट क्यों दिए? आप मोबाइल को क्या कहते हैं? आप किस बैच में मैथ पढ़ते हैं? मैथ आप किस बैच में पढ़ते हैं? देखिए तो आइडेंटिटी कार्ड देखिए तो, किस बैच में पढ़ते हैं?
9 से 10 में, तो 9-10 में क्या बोला गया कि आप जाके मोबाइल में लगल रहो? चंडाल कहीं क्या। जो पढ़ाते हैं उसको पढ़िए, क्वेश्चन मिलवे ना करेगा। पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बिना क्वेश्चन का होगा, खोपड़िया फोड़ देंगे। जब समझाने में लगे तो मोबाइल में लगल है। कोई मास्टर, आप रीजनिंग का तो पटना में आप देखते हैं दुनिया भर का मास्टर है ना, एक से एक नाम होगा। उसका असाइनमेंट ला के देखिए तो एकाबों का नाम लीजिए जो कि सब पढ़ाता होगा। तो मास्टर हाथ जोड़ देता है दूरही से पजल के नाम पर। हम 9वां महीना पढ़ाएंगे तो खत्म नहीं होने देंगे, इतना पढ़ाते हैं। पढ़ने का प्रयास करेंगे तब ना हम क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसे आए लगल है कुछ और जगह पे। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब ग्रुपिंग का रूल आप नहीं जानिएगा तो क्या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट होगा तो बनेगा? तो आप कहेंगे कि पहले ब्लड रिलेशन क्यों पढ़ाएंगे, ग्रुपिंग ही पढ़ाने के बाद क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो जब ग्रुपिंग भी पढ़ेंगे तो उसमें ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट यूज होगा, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होता है। आप रोड पर चलना शुरू करते हैं तो रोड पर चलते हैं तो अलग अलग सिचुएशन आता है। अब रोड पर चल रहे हैं, ब्रेकर आता है तो आपको कोई भी सिखाते हैं कि बाबू ब्रेकर आ जाए तो या तो एक्सीलेटर जोर से हट दो ताकि गाड़ी उड़ जाए, या तो रोड ब्रेकर है तो रोड ब्रेकर में जाके ब्रेक मार लो, यही ना करेंगे। तो अब हम ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी धीरे धीरे चलेगा तो कभी सक्सेस हो पाइएगा? बिल्कुल नहीं। तो हम रोड ब्रेकर जो बीच में आएगा उसको हटाने का काम करते हैं। जैसे मैथ ही पढ़ते हैं, अगर आप रेशियो पढ़े होंगे तो पहला दिन 8-10 को पॉइंट लिखाते हैं। क्यों लिखाते हैं? ताकि बीच में अगर वो यूज होगा तो कोई रुकावट ना होगा। तो उसी तरह से पजल का कंसेप्ट होता है। जो पहला दिन हम आपको बताए कि घाटी मेथड का 5 मिसाल से कोई भी पजल का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उस मेथड का नाम आपको हम बताएं टेबुलर फॉर्म, ग्रुपिंग, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर। यही 5 को तो कंसेप्ट होता है जिससे कोई भी पजल को आप बना सकते हैं। तो हम चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन पिछले दिन आप टेबुलर भी सीख गए, ग्रुपिंग भी सीख गए, लेकिन अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक बार हल्का सा बताना है। उसके बाद आपका माइंड में सारा कंसेप्ट हल्का हल्का घुस गया। उसके बाद कोई भी चैप्टर का शुरुआत करेंगे तो बीच में अगर थोड़ा भी इस तरह से रुकावट आएगा तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं तो फिर उसको हम लोग निपटारा कर लेंगे। तो कोई ना कोई उसको छेड़ने का रास्ता होना चाहिए। तो वो रास्ता सही ढंग से अगर नहीं ढूंढेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। जैसे एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल और देते हैं। ग्रुपिंग आप सीख गए, अब इसको हम ब्लड रिलेशन में बताएंगे, तुरंत धुइयां उड़ा दीजिएगा, कोई दिखते नहीं होगा। एक तरफ रिलेशन जोड़िएगा, एक तरफ गाड़ी में बैठा दीजिएगा, कोई परेशानी ही नहीं होगा। उसी तरह से अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ डी एफ का भाई है, डी एफ का भाई है। डी और एफ बी से हल्के हैं। हल्का और भारी का मतलब यहाँ पर हल्का भारी की बात किया तो एगो भारी है, एगो हल्का है। हल्का जो ऊपर, भारी है जो नीचे। आप अपने हिसाब से जैसे सीक्वेंस देना चाहेंगे, भारी वाला को अगर ग्रेड 1 देंगे तो ऊपर जाएगा, हल्का वाला नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पर सीक्वेंस का जरूरत हो गया, और वो भी वर्टिकल सीक्वेंस। अगर वर्टिकल सीक्वेंस आप नहीं जानेंगे तो ब्लड रिलेशन केवल यहाँ पर नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो यहाँ आपके पास थोड़ा सा कंसेप्ट वर्टिकल भी होना चाहिए, मतलब वर्टिकल में क्या होता है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब ये ज्ञान रहेगा तो फिर इसको बना पाइएगा, नहीं तो हिलने वाला भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछता। इस क्वेश्चन को आप प्रीवियस का पलट के देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि रेलवे का एग्जाम में पजल का क्वेश्चन पूछता है, पूछबे नहीं करता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये सर्वव्यापी सत्य है कि क्वेश्चन रहता है पजल का छोटा छोटा, लेकिन वो जितना पजल का क्वेश्चन छोटा रहेगा उतना ही खतरनाक रहता है, उसको सजाने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। पजल का रूल होता है कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान और जितना छोटा रहेगा उतना ही भारी।
क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि क्वेश्चन का लंबाई कम है, यानी छोटा क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन सेट किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है, कम से कम शब्द का इस्तेमाल किया, कम से कम सेंटेंस लिखा गया, यानी कम इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो कम इंफॉर्मेशन के आधार पर सेटिंग करिएगा तो आपको ज्यादा परेशानी होगा, और ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो किसी भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा कहेगा तो फिर उस पर दिमाग कम अप्लाई होगा, क्योंकि सेंटेंस में सब कुछ लिखा हुआ, तो डायरेक्ट सेटिंग करते चले जाइएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो पजल का क्वेश्चन जब भी रहता है तो बहुत बड़ा रहेगा, तो उसको देखकर डरिएगा नहीं। जितना ज्यादा बड़ा उतना ही ज्यादा आसान, और जितना छोटा रहेगा उतना ही कठिन होता है। ये पजल का रूल होता है। तो पजल आप सीखना चाह रहे हैं, और ऐसे भी हम पजल पर जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रीजनिंग है जो कोई टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन पजल की बात करेंगे। अभी तक यहाँ पर हम 20-30 गो टीचर को बुला चुके हैं रीजनिंग का, जो बढ़िया बढ़िया हो, लेकिन पजल के नाम पे दूर ही से हाथ जोड़ देते हैं कि हम कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी इस सब से शुरू करते हैं, और सब जगह इसी से शुरू भी होता है। तो लोग नहीं सिखाते हैं। तो हम अभी लॉकडाउन में फ्री है, बैच नहीं है, इसलिए हम सोचे कि हमको पजल सिखा देते हैं, जो कोई नहीं सिखाता है। तो अब सिखाएंगे तो सिखाने का तरीका होना चाहिए ना। तो हम जान रहे हैं कि आप कैसे सीखिएगा, तो हमारे अनुसार चलिएगा तब ना सीख पाइएगा। तभी एक आध दिन का और ये बचा हुआ पल ही करते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा तब तो तुरंत आप कर ही दीजिएगा। तो इसीलिए हम बोले कि हमारे हिसाब से करिए, क्योंकि बीच बीच में ये यूज होगा। अब इसके बारे में नहीं जानिएगा तो फिर अटक जाइएगा, फिर परेशान हो जाइएगा। इसीलिए बोले कि पहले एक आध 2 दिन चल गया, एक आध दिन और पार करिए, उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ रहे हैं क्या? अभी भी नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो स्टार्ट कर देते हैं, उसमें क्या परेशानी है। तो आप बात को समझिए। तो अभी हम लोग 86 मिनट है बस, आज लास्ट है। वर्टिकल आ गया तो हो गया। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक ही चीज है, सिर्फ तरीका सजाने का बदल जाता है। ये एक क्वेश्चन है, ये निर्देश आपको दिखना कोई जरूरी नहीं है, तो स्क्रीन पे पूरे सेट हो जाना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है, बस थोड़ा सा समझिए। 1-2 दिन में कुछ बिगड़ेगा नहीं, और जब आप समझ जाएंगे तो कर सकेंगे। देखिए, अब वर्टिकल के लिए बस 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है, एक प्रसिद्ध नाटक की कहानी का 6 नाटक A, B, C, D, E और F को प्रत्येक दिन एक के क्रम में सोमवार से शनिवार तक में प्रदर्शित किया जाना है। सोमवार से शनिवार तक 6 गो नाटक है। अब सोम नीचे तो शनिवार ऊपर, या सोमवार नीचे तो शनिवार नीचे, लेकिन हैबिट सबको रहता है कि सोमवार के बाद मंगलवार लिखते हैं, मंगल के बाद बुध लिखते हैं, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, फिर शनि, ऐसे ही लिखते हैं ना। मन करे तो आप सोम मंगल बुध नीचे से ऊपर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई रोक ठोक नहीं है। तो ये वर्टिकल लिख दिए। वर्टिकल लिखे या हॉरिजॉन्टल लिखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कब वर्टिकल लिखेंगे, कब हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, दोनों एक ही चीज है, एक ही में बोल देते हैं, काम चल जाएगा। दोनों को अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम बोले कि इसको ऊपर से नीचे की ओर यानी वर्टिकल भी सजा सकते हैं, या तो फिर इस तरह से आप लिख दिए होते सोम। आप उब गए हैं, इसीलिए इसी में इसको बोल के काम चला लेते हैं। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, रवि नहीं है, शनि तक है। तो ये वर्टिकल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ। लेकिन बात है कि कब वर्टिकल लिखना चाहिए और कब हॉरिजॉन्टल लिखना चाहिए। तो जब भी ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ रहेगा उसमें ऊपर नीचे शब्द आ जाए तो वैसे स्थिति में
वर्टिकल लिखना चाहिए, उससे समझना आसान होता है। और जब बाएं दाएं शब्द का इस्तेमाल करेगा तो हॉरिजॉन्टल लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें बाएं दाएं करना आसान होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप बाएं दाएं नहीं कर सकते। अब कोई भी आदमी यहाँ पर है तो इसके बाएं दाएं आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन बाएं दाएं करेंगे तो इसमें उलझन होगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपका ऊपर नीचे शब्द आएगा, ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। आप बोलेंगे इधर ऊपर है इधर नीचे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन जब ऊपर नीचे शब्द आए तो ये वर्टिकल लिख देना चाहिए, बाएं दाएं आ जाए तो ये हॉरिजॉन्टल लिख देना चाहिए। इससे सोचने समझने में बचपन से हैबिट बना हुआ है, बाएं दाएं लेफ्ट राइट करना आसान है तो हॉरिजॉन्टल में आसान पड़ता है। ऊपर नीचे की बात आता है तो बचपन से आज तक हैबिट हो गया है, तो इस क्रम में लिखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न जैसा रहेगा उसके अनुसार आप इसको लिखिएगा। अब कहेंगे कि आप यहाँ पर वर्टिकल क्यों लिख दिए, आप पढ़े तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पर एक बार सरसरी निगाह से देखे थे तो शुरू में लिखा हुआ था यहाँ ए का प्रदर्शन ई के प्रदर्शन से ठीक पहले होना चाहिए। तो पहले और बाद लिख दिया तो ऐसे में देखना ज्यादा आसान होगा और हॉरिजॉन्टल के अपेक्षा। तो ये वाला इसीलिए हम डायग्राम यहाँ वर्टिकल बना दिया। आप हॉरिजॉन्टल भी बनाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात यहाँ पर यह है कि हम क्वेश्चन शुरू से पढ़ देते हैं। एक प्रसिद्ध नाटक के कहानी का 6 नाटक ए बी सी डी ई और एफ को प्रदर्शित प्रत्येक दिन एक के क्रम में सोमवार से शनिवार तक में प्रदर्शित किया जाना है। बोले सोम से लेके शनिवार तक में कै गो दिन होता है? 6 दिन। और यहाँ पर टोटल दिन है कितना, नाम आया हुआ है नाटक का कै गो, इसका मतलब प्रत्येक दिन एगो है ना, तो वही तो लिखा हुआ है। अब कह रहा है ये लिखता है एक दिन प्रत्येक दिन एक के क्रम में। नाटक का कार्यक्रम निम्न प्रकार से है, ए का प्रदर्शन ई के प्रदर्शन से ठीक पहले होना चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ये होता है, क्वेश्चन कभी भी पढ़िए पजल का क्वेश्चन बनाइए, हम तो आपके माइंड में डाल देंगे, एकदम हैबिट हो जाएगा। करते क्या है ना कि लोग इसको पढ़ लिए तो ये पैराग्राफ हमेशा कोई भी पजल का रहे तो सबसे पहले ऊपर वाला पैराग्राफ हमेशा पहले पढ़ना चाहिए, उसको हमेशा पहले पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन रहता है इससे आपको ये पता चलता है कि आप जो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो टेबुलर फॉर्म का रूल से या ग्रुपिंग के रूल से या वर्टिकल सीक्वेंस से या हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस के रूल से। इस लाइन को पढ़ने के बाद एक आठ लाइन पढ़ेंगे तो इससे ये पता चल जाता है। और जब ये पता चल गया कि हमको कौन रूल अप्लाई करना है, जो भी आप रूल अप्लाई करिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या टेबुलर जो भी करना है करिए। अब जब रूल अप्लाई करिएगा तो पजल का क्वेश्चन का रूल होता है कि सबसे पहले उस डाटा को पढ़ना चाहिए जो किसी स्थान को फिक्स कर देता हो। हम स्थान यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें स्थान ही तो आपको फिक्स करना है। अगर ब्लड रिलेशन का रहता तो हम बोलते कि सबसे पहले उस डाटा को पढ़ना चाहिए जो रिलेशन को डायरेक्ट जोड़ देता हो। तो हम बोले कि यहाँ पर वर्टिकल सीक्वेंस का रूल लगा रहे हैं तो सबसे पहले इतने सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें से उस इंफॉर्मेशन को पहले पढ़ना चाहिए जो किसी स्थान को फिक्स कर देता हो। और जब फिक्स कर दे उसके बाद उससे रिलेटेड डाटा पढ़ना चाहिए। अगर रिलेटेड ना रहे तो कोई भी डाटा पढ़ के काम चला सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि अब किसी भी दिन के बारे में लिखा हुआ अगर उससे रिलेटेड फिक्स डाटा रहेगा तो आप मान लेंगे कि कह देगा कि बृहस्पति को एक नाटक का प्रदर्शन किया गया है तो इसमें ये लिख देंगे तो फिक्स हो गया और इससे रिलेटेड डाटा पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ही ना सेट हो जाएगा, रफ पेपर में लिखने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। इसलिए जब भी वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना चाहिए जो किसी निश्चित स्थान को फिक्स कर देता हो, फिर उससे रिलेटेड डाटा पढ़ेंगे। तो अब इतने सारे आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये तो खत्म हो गया छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर इतने सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ, आप एक बार सरसरी निगाह से देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन है जो एकदम फिक्स स्थान को वो सूचित करता हो। तो बोलिए ये वाला हो पाएगा? नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ये निगेटिव डाटा कारण है। ए का प्रदर्शन ई के प्रदर्शन से ठीक पहले होना चाहिए, ए का प्रदर्शन ई से पहले होना चाहिए। अगर आप पढ़ दीजिएगा तो कोई बात नहीं, रफ पेपर में आप कहीं पर साइड में अगल बगल में लिख दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम पहला बार ही क्यों ना इस तरह से सेटिंग करें कि बीच में कोई रुकावट ही नहीं हो, रफ पेपर का कोई जरूरत ही ना हो। तो ये वाला आपका डाटा सबसे पहले पढ़ने के लिए ये निश्चित नहीं है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ देंगे तो रफ पेपर में आप यूज कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं, पढ़ दिए हैं तो यूज कर देते हैं, साइड में अगल बगल में लिख देते हैं। तो कह रहा है ए का प्रदर्शन ई के प्रदर्शन से ठीक पहले होना चाहिए। ए के बारे में कह रहा है कि ई के प्रदर्शन से ठीक पहले। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात और है, ई के प्रदर्शन से ठीक पहले यानी ई जिस दिन ई नाटक का प्रदर्शन किया गया उससे ठीक पहले, यानी एक दिन पहले ना, उससे ठीक पहले वाला ही दिन ना। तो ठीक पहले आप बोलिए दिन का शुरुआत सोम मंगल बुध बृहस्पति ऐसे ही होता है ना। तो आप पहले सोमवार है फिर मंगलवार लिख रहे हैं, तो यहाँ रफ पेपर में आप ऐसा नहीं करेंगे कि ई के नीचे, क्योंकि यहाँ सोमवार मंगल से पहले है। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे कि ए से पहले या ई से पहले, उल्टा नहीं लिखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ए का प्रदर्शन ई के प्रदर्शन से ठीक पहले होना चाहिए, यानी इससे पहले वाला दिन में होना चाहिए। तो ई जिस दिन होगा उससे ठीक पहले आप एरो दर्शा दीजिएगा, ठीक पहले। अगर ठीक पहले शब्द लिखा हुआ नहीं रहता तो फिर आप अपने माइंड में उसको कैसे उस रफ पेपर में यूज करते। तो यहां पर लिखा हुआ रहता कि ए ई से पहले, कह रहा ए ई से पहले, तो यहां पर स्पेस है जो थोड़ा सा बढ़ा के रखते यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में और गैपिंग हो सकता था, तो आप यहाँ डॉट डॉट मार सकते थे। रफ पेपर में भी आप ऐसा कर दीजिए कि एक ही बार में आप उसको सेट कर सके, दोबारा पढ़ने की जरूरत। तो ठीक पहले नहीं लिखा हुआ रहता, इसका मतलब बीच में और रहता, तो यहाँ डॉट 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 लिख के काम चला लेते, रफ पेपर में यूज कर लेते। तो अभी ठीक पहले कहा तो एरो मार दे कि इसके जस्ट पहले में ए है, बीच में कोई गैपिंग नहीं है। तो रफ पेपर में हम यूज कर लिए। आगे कह रहा है मंगलवार को सी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बोलिए ये वाला भी पहले पढ़ने का जरूरत था, लिखा मंगलवार को सी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव डाटा है, तो इसको हमें कोई फायदा इससे होने वाला। तो रफ में लिख सकते हैं। अभी हम शुरू से पढ़ रहे हैं, फिर डायरेक्ट आपको पढ़ने के लिए सिखाएंगे कि कहां से शुरू करिएगा। अब आगे कह रहा है बी का प्रदर्शन एफ के ठीक बाद होना चाहिए। कह रहा बी का प्रदर्शन एफ के ठीक बाद होना चाहिए, तो हम रफ में लिख दिए। आगे कह रहा है डी का प्रदर्शन केवल शुक्रवार को होना चाहिए। बोलिए ये वाला डाटा पढ़ने के लिए सबसे सटीक था कि नहीं? सबसे पहले इस डाटा को पढ़ते तो आसान होता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि किसी को भी पढ़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका ये फायदा होता है कि कोई फिक्स डाटा को पढ़ेंगे तो रिलेटेड मिलते जाएगा, फटाफट जुड़ते चला जाएगा, उसमें समय का बहुत ज्यादा बचत हो जाता है। तो अब ये होमवर्क में तो अब एगो क्वेश्चन है, अब ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल से रिलेटेड अब इतना सारा पेज है। अब इतना सारा पेज का मतलब समझ रहे हैं, 53 गो पेज है। 53 पेज में आप क्वेश्चन बनाते बनाते आप मास्टर बन जाएगा कि कब क्या करना चाहिए, तुरंत होने लगेगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे रोज 10 गो 20 गो पजल बनाइएगा, आप ट्रेंड हो जाइएगा। एक बार में ट्रेंड तो नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है डी का प्रदर्शन, डी का प्रदर्शन केवल शुक्रवार को होना चाहिए। तो अब ये फिक्स डाटा है, इसलिए हम लिख देंगे कि डी का प्रदर्शन शुक्रवार को होना चाहिए। अब ये पूरा लाइन पढ़ देते हैं, तथा इसके ठीक पहले बी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इससे ठीक पहले बी को मना किया गया, ये निगेटिव डाटा है तो हम बी को यहाँ पर मना कर लिए। अब बोलिए अगर हम इसको शुरू में पढ़े भी होते, फिक्स डाटा है तो अब बोलिए इस सेंटेंस से रिलेटेड कोई है, तो आप कहते कि इसमें बी नाम आया हुआ है तो बी से रिलेटेड ये है। तो बोलिए जब बी यहाँ पर फिक्स हुआ ही नहीं है तो इससे रिलेटेड भी है तो कोई फायदा हो सकेगा? तो यहाँ फिक्स वाला को पढ़ने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। तो कभी कभी नहीं भी फायदा होता है, ज्यादातर हमेशा मामले में फायदा होता ही होता है।
तो बोले इस सेंटेंस को हम पूरा यूज कर लिए, इसका काम खत्म हो गया। कह रहा डी का प्रदर्शन केवल शुक्रवार को होना चाहिए तथा इसके ठीक पहले बी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके ठीक पहले यानी शुक्र से पहले वाला दिन कौन होता है? ये ऊपर में लिखा हुआ उसको मत देखिए, कंसेप्ट आप देखिए। शुक्रवार से पहले वाला दिन कौन होता है? तो बृहस्पति। यहाँ अगर आप उल्टा लिखे होते तो बृहस्पति नीचे रहता, नीचे वाला को कैंसिल करते। तो आप देखिए ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब कोई भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अब रिलेटेड डाटा ऊपर से नीचे देख रहे हैं, कहीं पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। ई का प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतिम दिन नहीं होना चाहिए, ये भी निगेटिव है। कह रहा है कि ई अंतिम दिन नहीं होना चाहिए, यही ने कहा। अब सारा डाटा खत्म हो गया, शुरू से हम लोग पढ़ रहे थे, सब कुछ लिख दिए। अब आपको सेटिंग करना है। तो जब सेटिंग करना है तो आप इसको देखिएगा रफ पेपर में, तो जिसमें ज्यादा से ज्यादा नाम आया हुआ है उसको लेके बढ़ना चाहिए। कहिएगा उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नाम आएगा तो यहाँ आइदर और का कंडीशन कम बनेगा। जैसे यहाँ पर 3 नाम रहता तो 3 गो इधर जगह खाली है, नीचे जगह खाली। अब 2 गो के लिए 1 गो के लिए आएगा तो नीचे में यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कहाँ रखे ये आता पता चलने वाला। तो आइदर और का कंडीशन ढेर सारे बन जाएगा। इसलिए आपको पहले उसको देखना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा रफ पेपर में भी लिखे, उसमें नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप बोलिए यहाँ पर आप इसको देखिए चाहे तो इसको देखिए, किसी एक को देखना होगा। तो अब हम बोलेंगे ना कि ये वाला अगर आप देखते हैं, किसी को भी देखें, अगर ये वाला देखेंगे तो ए कह रहा है ना कि ई से ठीक पहले। अब कलर बदल देते हैं क्योंकि डाटा समाप्त हो गया। अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये अच्छा फोटो खींचा गया, टच हो गया इधर, कोई बात नहीं। अब हम बोले ना कि इसको पढ़िए या इससे, दोनों में तो सेम नाम आया हुआ है, मतलब संख्या उतना ही है। तो देखिए हम किसी एक को पढ़ते हैं। यहाँ ए है जो ई से ठीक, बोलिए ई यहाँ कभी आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इससे पहले तो कोई और है। बोलिए ई यहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ई यहाँ आएगा, बी को ना मना किया गया है। तो ई यहाँ तो ए, अगर ई यहाँ तो मंगल को, आप नाम बोलिएगा। ई अगर बृहस्पति को तो ए किस दिन? अगर हम ई को बुधवार तो ए, अगर ई को मंगलवार को तो बोलिए ए। इसमें कोई रुकावट? तो आइदर और का कंडीशन ढेर सारा बन रहा है कि यहां रखूं कि यहां रखूं कि यहां रखूं। अब आइदर और का कंडीशन ई के लिए ढेर सारा आ गया, इससे ये सेट नहीं हो पाया। तो अब समझिए यहां। अब बोलिए 2 नाम इसके साथ है, 2 नाम इसके साथ भी तो है। तब बोलिए बी और एफ की बात करेंगे, नीचे बी को रख सकते हैं। तो बोलिए ऊपर में नाम है कैगो और यहाँ जगह है कैगो, लेकिन ई और ए वाला ले रहे हैं तो आइदर और में यहाँ 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 कहीं भी आ रहा है, उसके लिए कोई रुकावट, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। इसलिए इस डाटा को पहले नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई रुकावट नहीं है, इसलिए आइदर और का कंडीशन ज्यादा बनेगा। लेकिन जब इसको हम लेते हैं तो आइदर और का कंडीशन कम बनेगा। पूछिए क्यों कम बनेगा? क्योंकि कोई ऐसा स्थान है जिस पर बी को तो पहले से मना किया गया है। तो बोलिए इसमें आइदर और ज्यादा बनेगा कि इसमें बनेगा? तो हम बोले ऊपर में ज्यादा आइदर और बन रहा है, इसलिए उसको ज्यादा नहीं लेना। मेरा मतलब है कि ज्यादा नाम से रिलेटेड ये वाला ना आ रहा है, इसलिए फिक्स डाटा इसके अपेक्षा ये है, इसलिए पहले इसको पढ़िए। तो बोलिए बी को यहां पर नहीं रखिएगा ना, तब बी को यहां रख सकते हैं। जल्दी से बोलिए, बी यहां रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, लेकिन यहां नहीं रख सकते। हाँ या ना? क्योंकि बी के ऊपर एफ ना है, यानी बी यहां मना है और बी यहां भी मना है, ऐसा बोल सकते हैं। तो बोलिए बी यहां मना है तो यहां रख सकते हैं, लेकिन यहां पर आप नहीं रखेंगे। पूछिए क्यों? इसलिए कि 2 गो वाला तो और हमें नीचे नहीं आएगा, जब भी आएगा तो जहां भी रखेंगे तो साथ ही साथ ना रखेंगे। तो अगर बी यहां मना किया तो बी यहां रखेंगे, ठीक है रखा सकता है, लेकिन फिर ए और ई के लिए 2 गो जगह मिलने वाला, क्योंकि बी यहां देंगे तो ये वाला जगह है जो नाश देगा, इसलिए यहां पर करने वाला। तो बोलिए बी यहां रख नहीं सकते और बी यहां रखेंगे तो आगे का जगह नहीं मिलेगा, इसलिए बी का जगह कहां जाएगा?
हर हाल में यहां नहीं है, यहां मना है, इसलिए बी यहां डाल सकते हैं, चाहे तो बी को यहां डाल सकते हैं, बी यहां भी नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर एफ है, तो बी हर हाल में यहां जाएगा और इसके ऊपर कौन है, तो अब ये वाला फिक्स हो जाएगा, ई यहां जाएगा तो ए यहां जाएगा, हाँ या ना, बोलिए। अब 5 को सेट हो गया, एक नाम बचा कौन, तो सी यहां पर हम नहीं दे देंगे, दे सकते हैं कि नहीं। एक बार फिर से क्वेश्चन मिटा नहीं रहे, आप करके देखिए तो, हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी कंसेप्ट आप नहीं सीखे, जब पहला दिन सिखाएंगे ना तो एक एक सेंटेंस पढ़ने के लिए और नोट में वहां पर हम लिखाएंगे भी कि कब कहां क्या होगा। अभी तो हैफाजार्ड हम एक हल्का फल्का कंसेप्ट दे रहे हैं जो ब्लड रिलेशन में यूज होगा, इसलिए हम शुरुआत करते हैं ब्लड रिलेशन से ही, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन का भी सारे चैप्टर से कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है, तो सबसे पहला चैप्टर ब्लड रिलेशन, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो अभी आपका कंसेप्ट नहीं बता रहे, जब कंसेप्ट बताएंगे तो पॉइंट आपको नोट में वहां पर हम लिखवाएंगे भी, तो डरना नहीं है। जल्दी से इसी को आप एक बार फिर से सेटिंग करिए, तो इसी को फिर से सेटिंग करिए, वो पॉइंट आपको लिखाएंगे नोट में और उसके अनुसार आपको सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन भी रोज देंगे। एक कंसेप्ट बताए उससे रिलेटेड 10 गो क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट बताए उससे रिलेटेड 10 गो क्वेश्चन, इस तरह से बताएंगे, तो आगे कोई परेशानी नहीं होने वाला, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और डरना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। तो आज ये सब खत्म, कल से शुरू पक्का कर देते हैं। कल कौन दिन है, समझ भी रहे ना बड़े दूर से हमारा सेटिंग रहता है घुमा नहीं रहे, घूमता है, उसका भी कारण रहता है जब मिसाइल निकलता है तो कहां कहां छेदेगा हमरे पता रहता है क्या बोले, करिए, बैठे हुए हो गया। चलिए अब हम डायरेक्ट करते हैं, देखिए देखिए अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र हो गया ना। अब जरा देखेंगे, अच्छा 6 दिन है, चलिए शनिवार। अब ध्यान देंगे, यहाँ कह रहा है ए का प्रदर्शन ई के प्रदर्शन से ठीक पहले होना चाहिए, ये आपका क्लियर नहीं हो। मंगलवार का सी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बी का प्रदर्शन एफ के ठीक बाद होना चाहिए, डी का प्रदर्शन केवल शुक्रवार को होना चाहिए। तो कह रहा ना डी का प्रदर्शन शुक्रवार को होना चाहिए तथा इसके ठीक पहले बी का प्रदर्शन, यहां पर आपको बी को मना कर दिया गया है, बी का प्रदर्शन उसके ठीक पहले नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड हम देख रहे हैं तो डी से रिलेटेड ऊपर से नीचे कहीं नहीं है, बी नाम है, बी से रिलेटेड है, लेकिन इस लाइन को आप पढ़ते हैं कि बात होता क्या, करा बी का प्रदर्शन एफ के ठीक बाद होना चाहिए, बी का प्रदर्शन एफ के ठीक बाद होना चाहिए, बी का प्रदर्शन एफ के ठीक बाद होना चाहिए। अब बोलिए ये वाला की अगर हम बात करते हैं तो बोलिए यहां पर तो अब बी आएगा नहीं, यहां पर तो नहीं है, बी यहां भी नहीं है, तो बी यहां पर जा सकता है या तो फिर बी यहां पर जा सकता है, हाँ या ना। तो बी के लिए ये भी जगह है, बी के लिए ये भी जगह है, तो कह रहा है बी का प्रदर्शन एफ के ठीक बाद होना चाहिए, तो बी यहां या तो यहां पर इसका स्थान जा सकता है। लेकिन आगे हम पढ़ रहे हैं, अब आगे कह रहा है तो ये भी सेंटेंस आपका हो गया क्योंकि इधर रफ में लिख दिए हैं। अब ये तो नेगेटिव डाटा है कि सी का मंगलवार को सी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ सी को मना किया गया है। अब बोले ए का प्रदर्शन ई के प्रदर्शन से ठीक पहले होना चाहिए, ए का प्रदर्शन ई से ठीक पहले होना चाहिए, तो बोलिए बी यहाँ नहीं, बी के लिए तो फिक्स है, यहाँ होगा या तो। अब बोलिए दो नाम आ गया है,
इसलिए अगर हम बी को यहां देते हैं तो 2 गो जगह यहां नहीं और 2 गो जगह यहां नहीं, इसलिए बी को किस दिन देना चाहिए? मंगल को ना। तो यहां से कैंसिल हो गया, तो बी के पहले एफ चला जाएगा और बोलिए ए और ई, यहां पर ए और ई आ जाएगा। अब बोलिए 5 गो सेट हो गया तो एगो बचा कौन? तो सी जल्दी से यहां पर दे दीजिएगा, नहीं हो जाएगा। अब आप जब 10 को क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना दीजिएगा तो आप एक्सपर्ट हो जाएगा, कोई रुकावट होगा ही नहीं। अब देखिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। बोलिए, अभी सब हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब कोई मतलब नहीं है। बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बी के ठीक बाद प्रदर्शित किया जाता है? बोलिए, बी के ठीक बाद कौन है? नाटक डी का प्रदर्शन किन 2 नाटक के बीच में होता है? डी का प्रदर्शन किस 2 के बीच में? तो ई आर सी कहीं है, हो गया। सोमवार से प्रदर्शन के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का प्रदर्शन का सही क्रम निरूपित करता है? तो बोलिए एफ यहाँ एफ के बाद भी है, ये नहीं है तो आर ऊपर करिए, देखिए आ जाएगा। तो बोलिए आंसर क्या हो गया? क्रम मंगलवार को छोड़कर किस दिन नाटक सी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है? तो मंगलवार को छोड़कर मंगलवार को छोड़कर किस दिन नाटक सी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है? तो मंगलवार को मना, ये लगता है क्वेश्चन गड़बड़ है। मंगलवार को छोड़कर किस दिन सी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है? वो गड़बड़ होले नहीं, ये गड़बड़ होला है, ये क्वेश्चन है गड़बड़ होले, छोड़िए ना इसको। अच्छा, उससे टेंशन नहीं। आइए यहाँ आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सोमवार को प्रदर्शित किया जाता है? तो बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सोमवार को प्रदर्शित किया जाता है? तो बोलिए सोमवार को प्रदर्शित, तो कौन हो जाएंगे? उसमें नहीं काट दीजिएगा तो हो जाएगा, वो गलती से टाइपिंग में मिस्टेक है। जो आपको मिलेगा वो आपका सही वाला मिलेगा, नहीं वहां पर गलत हाल है। चलिए एक आध 2 और बनाइए। किताब जो बना हुआ है ना उसमें सब सही किया हुआ है, वो टाइपिंग में अभी उसी को डायरेक्ट दिया हुआ है। नहीं, आपका असाइनमेंट जो छाप के ऐसे आएगा ना उसमें सब सुधरा हुआ, ये डायरेक्ट पहले वाला का जो टाइपिंग हुआ है ना उसी का ही PDF है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको मिलेगा उससे रहेगा। चलिए तो अब कुछ आगे भी बढ़ के देखते हैं। इतना क्वेश्चन है, 53 पेज यहाँ है, पक जाइएगा बनाते बनाते। सेक्शन भी गलत लिखे हुए हैं क्या? एक वर्टिकल सेक्शन ही नहीं दिए हैं। इसमें देखिए तो ये वाला प्रिंट दिया है, तो इसमें कैसे? ए के बाद क्या दिया है? बी। ओ तो फिर इसमें तब ना गड़बड़ करते हैं, इसमें कुछ और उसमें कुछ। अच्छा सी बोले ना कि जो छापेगा उसमें कुछ अलग है, तो इसीलिए ये भी अलग आया हुआ है।
क्या क्या कर दिए। आपको चिंता नहीं करना, आपका किताब में सही सही मिलेगा। ये देखिए रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, ये तर्क शक्ति रीजनिंग ये है। चलिए जल्दी से एक प्रश्न, 1 मिनट हम टाइम देते हैं, 1 मिनट नहीं 2.5 मिनट। 2.5 मिनट में आपको इसको बनाना है, कुछ पता चलेगा तब ना। देखिए तो कोशिश करके। अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन हम दावा करते हैं कि जब हम बोलेंगे कि आप सीख गए, उसके बाद आप फटाफट बना सकेंगे। जल्दी से आप देखिए। कुछ और छोड़ कुछ भी समझ में आ रहा है? रीजनिंग तो कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे ना आप में से बहुत सारा। कितने लोग पढ़ लिए हैं रीजनिंग? पढ़ लिए हैं? तो सबने पढ़े थे? तो देखिए तो नहीं पता चलेगा। कोई बात नहीं, कल से चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चिंता नहीं कर। देखिए देखिए करातार शक्ति परीक्षा में 5 व्यक्तियों ए बी सी डी एवं ई के प्राप्तांकों को बढ़ते हुए क्रम में रखकर उनकी श्रेणी का निर्धारित किया गया है। बढ़ते क्रम में, इसका मतलब 1 1 के बाद 2 2 के बाद, ऐसे लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में। तो अपनी भाषा में आप ऐसे लिखिए। अब ऊपर में लिखेंगे 1 2 कहेंगे बढ़ते क्रम में ऐसे, तो आप उसको भी मान सकते हैं। अपनी कोड में एक हैबिट बना लीजिए कि कभी भी रहे, अब रैंक लिखना है तो बढ़ते क्रम में इस तरह से 1 के बाद बारी बारी से बढ़ रहा है। आपको जैसे लिखना आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। करातार्क शक्ति परीक्षा में 5 व्यक्तियों ए बी सी डी एवं ई के प्राप्तांकों को बढ़ते हुए क्रम में रखकर श्रेणी का निर्धारित किया गया है। इस क्रम में ई का स्थान चौथा व डी का स्थान पहला है। तो ये बढ़ते क्रम में है और कह रहा है कि ई का स्थान चौथा। तब बोलिए बढ़ते क्रम में ये है तो ई का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। ई का स्थान चौथा व डी का स्थान पहला, तो डी यहाँ हो जाएगा। लेकिन अभी आप चकराइएगा, आगे कह रहा है जब उन्हें अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तब बोलिए ये तर्क शक्ति में ना है, ये तर्क शक्ति का है। ये रीजनिंग है। आप बात करते हैं इंग्लिश का, तो ये आपका रीजनिंग का क्रम होगा और इधर आपका इंग्लिश का क्रम होगा। ऐसे लाइन खींच देते हैं तो आपको सुविधा होगा। ये रहा, ठीक है। अब कह रहा है कि जब इन्हें अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो क्रम में ई का स्थान ए ले लेता है। ई का स्थान ए ले लेता है, यानी इसके जगह पर क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर ए हो जाएगा इधर इंग्लिश वाला में, हाँ या ना? तो कह रहा ई का स्थान ए ले लेता तथा बी का स्थान ई लेता है। तब बोलिए बी इधर सेटिंग हुआ है, तो इधर बी जहां होगा ना उसके उधर वाला लाइन में क्या होगा? बी है तो उसके स्थान पर कौन ले लेगा? ई ले लेगा, हाँ या ना? आगे कह रहा है कि तो क्रम में ई का स्थान ए ले लेता है तथा बी का स्थान ई ले लेता है। तो बी जहां भी होगा उसके स्थान पर इधर ई होगा, इसलिए हम सामने में लिखते हैं बी के सामने में ई होगा।
करा दोनों प्रकार के क्रमों में सी का स्थान एक ही रहता है, यानी इसमें जहां पर सी रहेगा इसमें भी, अगर इसमें दूसरा स्थान पर तो इसमें भी, अगर इसमें तीसरा पर तो इसमें भी, अगर इसमें पांचवा पर तो इसमें भी। तो ये वाला आपको अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, यहाँ पे सी का स्थान एक ही रहता है, ये अभी यूज नहीं हुआ है। आगे कह रहा है बी के अंक एक टेस्ट में न्यूनतम व दूसरे टेस्ट में अधिकतम है, लेकिन किस में, रीजनिंग में कि इंग्लिश में, ये क्लियर आपका। तो आपको अपने तरफ से दिमाग लगाना है, क्योंकि आगे तो इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़े उससे सेटिंग हो जाएगा। तो देखिए बी के अंक एक टेस्ट में न्यूनतम है, दूसरे टेस्ट में तो क्लियर नहीं किया कि अंग्रेजी में न्यूनतम है और रीजनिंग में अधिकतम है, कि अंग्रेजी में न्यूनतम है अंग्रेजी में अधिकतम है, ये क्लियर नहीं किया, लेकिन क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, बी के अंक एक टेस्ट में न्यूनतम और दूसरे टेस्ट में, तो बोलिए बी का रीजनिंग में न्यूनतम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डी पहले आ चुका है। तब बोलिए बी इसमें न्यूनतम नहीं होगा, बल्कि बी हर हाल में, और बोलिए बी इसमें न्यूनतम है तो इसमें क्या होगा, एक में न्यूनतम है एक में अधिकतम होगा ना। तो बोलिए यहां पर बी आ जाएगा। अब बोलिए बी का स्थान ई ले लेता, यानी बी यहां है तो इसमें अधिकतम कौन हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि ऐसे भी दिख रहा है कि इसमें तो ये आएगा नहीं। अब ये रफ पेपर में लिखे थे, इसका काम खत्म हो गया। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये तो दुइये गो ना है, एक बार में पांच पांच गो ऐसा ऐसा डाटा आएगा। आगे बढ़े कहेंगे डरा रहे, डरा नहीं रहे, हकीकत है कि ऐसा रहेगा। आगे कह रहा है बी के अंक दूसरा और इसका आगे कम रहता है। कह रहा तर्क शक्ति परीक्षा में ए के अंक सी से अधिक है। कह रहा तर्क शक्ति परीक्षा में ए के अंक सी से अधिक है, लेकिन कितना अधिक है ये आता पता। कह रहा तर्क शक्ति परीक्षा में ए का अंक सी से अधिक रहता है। तो आप बोलिए, हम बोले एक निगेटिव डाटा कोई था लगता है, कौन था, कुछ लिखे थे शायद, मिटा दिए जो ध्यान नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, एक सेकंड। कह रहा है ए का स्थान सी से ऊपर आता, ऐसे भी हो जाएगा, चिंता नहीं करना। बोले कह रहा ना कि तर्क शक्ति परीक्षा में ए के अंक सी से अधिक रहता है, तो बोलिए दुइये को ना जगह बचा हुआ है, तो ए है जो सी से ज्यादा, इसका मतलब हर हाल में सी तो यही रहेगा, तो ये यहां जाएगा ना। और बोलिए सी जिस रैंक पे इसमें है उसमें भी सेम रैंक पे होगा, तो सी इसमें हो जाएगा। एगो बचा कौन, एक बचा, तो वो अज्ञात है तो डायरेक्ट नहीं उसको लिख सकते, हो सकता है ना, हाँ या ना। तो ये करते करते होगा, ये तो अभी दो गो आया, एक बार में ये तो आएगा ही, ऐसा ऐसा तीन तीन चार चार गो एक ही बार में लाइन चलते रहेगा। और इसके अलावा भी इसका कैरेक्टर भी दिया रहेगा, पसंदीदा रंग लाल तो इसको पसंद है क्रिकेट, डबल डबल कैरेक्टर भी इसके साथ में आते रहेगा। तो आप करते करते इतना ट्रेंड हो जाइएगा ना कि एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन तो ऐसे उड़ा दीजिएगा, दिक्कत होवे नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, 100% की गारंटी है। बोलिए देखिए अब आंसर दीजिए। कर अंग्रेजी में अधिकतम अंक किसने प्राप्त किया? कर निम्न कथनों को पढ़ें और उनमें से कौन सा सत्य है ज्ञात करें। कौन सा सत्य है ये आपको देखना है। कथन एक, पहला स्टेटमेंट है, सी के अंग्रेजी व तर्क शक्ति परीक्षा में बराबर अंक मिला। कर सी के अंग्रेजी व तर्क शक्ति में बराबर मिला, सही है ना, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कथन दो में बी के अंक अंग्रेजी में तर्क शक्ति परीक्षा से कम है। बोलिए बी में कह रहा है अंग्रेजी में ना तर्क शक्ति से कम है, बोलिए बी का अंग्रेजी में तर्क शक्ति से कम है ना, हाँ तो कह रहा है कि दोनों का कथन सही है, बिल्कुल सही है, 3 नंबर होगा। कह रहा है केवल एक नहीं, दूसरा केवल 2 नहीं, दोनों है, तो आपका आंसर ये नहीं हो जाएंगे, हाँ या ना। अब उसी तरह से आगे बढ़िएगा। कारण है किसके अंक अंग्रेजी में सी के अंग्रेजी में प्राप्त अंकों से अधिक है, अंग्रेजी में सी से अधिक, तो अब बोलिए सी से अधिक किसका है, डी का भी, ए का भी, ई का भी। कह रहा है किसके अंक अंग्रेजी में सी के अंग्रेजी के प्राप्त अंकों से अधिक है। तो अब यहां पे क्वेश्चन ऑप्शन ऊपर कर रहे हैं, देखिए कह रहा ना
ए, तो हम बोले ए तो है लेकिन और भी ऑप्शन है, तो यहां पर कर अंग्रेजी में किसका लिखा था, सी से अधिक ना, तो केवल ए तो है नहीं, केवल ए भी नहीं, ई एवं ए, तो बोलिए सी से ई एवं ए अधिक है, यहाँ करा ए एवं डी, इनमें से कोई नहीं, तो ए भी अधिक है, ई भी अधिक है ना, तो इसके अपेक्षा यह स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ए और ई भी है, इसके अपेक्षा भी स्ट्रॉन्ग है, डी नहीं है तो ए और ई ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका आंसर कौन जाएगा, हो गया। आगे ये क्या हुआ, मिट गया। देखिए अगला का आंसर बोलिए, कह रहा है किसके अंक तर्क शक्ति परीक्षा में अधिकतम है। तर्क शक्ति परीक्षा की तुलना में अंग्रेजी में निम्नलिखित किस समूह का क्रम में सुधार हुआ। कह रहा तर्क शक्ति परीक्षा की तुलना में अंग्रेजी में निम्नलिखित किस समूह की क्रम में सुधार हुआ। तो यहां ध्यान दीजिएगा, तर्क शक्ति परीक्षा की तुलना में अंग्रेजी में निम्नलिखित में से किस में सुधार हुआ। तो बोलिए अंग्रेजी में ये सब में कम है, किस में कम है, ए सी डी में ना, और इधर देखिए ए सी डी, तो हम बोले सी में तो सेम रह गया है ना, तो बोलिए डी में भी सुधार आया, ए में भी आया और ई में भी नहीं, समझे मेरा मतलब। हम बोले इसमें बी तो टॉप है, उससे ये नीचे है, लेकिन इसमें अंग्रेजी में ज्यादा अंक नहीं लाया, बोलिए ए में ज्यादा नहीं लाया, बोले सी में तो बराबर है, डी में ज्यादा लाया ना, तो यहाँ कहेंगे तीन गो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी तो तीन गो आया हुआ ना, तो किस किस में सुधार आया। तो हम बोले ई में भी, ए में भी, डी में भी, सी में तो नहीं ना सुधार हुआ, और बी में तो नीचे गिर गया, उसमें सुधार थोड़े ना हुआ, बी में तो अंग्रेजी में सबसे नीचे उधर सबसे ऊपर था, तो बोलिए बी में ये तो रैंक गिर गया, बोलिए सी में बराबर रहा, डी में थोड़ा सुधार हुआ, ए में थोड़ा सुधार हुआ, ई में भी थोड़ा, तो बोलिए सुधार ई ए और डी में हुआ, तो ई ए और डी, तो बोलिए ई ए और डी, तो आंसर ये ना होगा। समझ पा रहे हैं, तो दिमाग इसमें निचोड़ता है, ये पजल है, पजल का मतलब ही होता है कि दिमाग बढ़ाना, तो इसमें धीरे धीरे बढ़ेगा। आपका टाइम हो गया, कोई बात नहीं, तो अगला क्लास में मंगलवार है और मंगलवार को स्टार्ट हो जाएगा, और आप इस तरह का असाइनमेंट है ऑफिस से लेके ही ऊपर चढ़िएगा। कल ना इस असाइनमेंट को ऑफिस से ले करके चढ़िएगा, ठीक है ना। फोटोस्टेट का जो चार्ज होता है ना लगेगा, जाइए तब। कल ब्लड रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो, आपको पता है कि ब्लड रिलेशन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन न रहे एग्जाम में तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाता है, ये सर्वव्यापी सत्य है। कोई भी एग्जाम दीजिए, ब्लड रिलेशन का कम से कम एक आध प्रश्न तो हर हाल में रहता है। तो अब डरिएगा नहीं, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो जीरो लेवल से होता है और पॉइंट यहाँ पर साथ साथ लिखाते चलेंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। एक एक पॉइंट को नोट करवाएंगे और उसके अनुसार होमवर्क में आप उसको बना करके आइएगा। अभी तो कुछ ऐसे ही बता रहे थे, इसलिए कुछ किए नहीं थे। चलिए तो ठीक है।